सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग गुड। तो हमारा जो लेक्चर का वन शॉट रिवीजन का पार्ट चल रहा था उसी को अपन आगे को बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स। लेक्चर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था रिलेटिविटी। लेक्चर 2 के अंदर हम जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि कम से कम हम वेव पार्टिकल डुअलिटी तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स जो स्टार्ट होती है वो तब स्टार्ट होगी जहाँ पे आपका जो क्लासिकल फिनोमिना है ना, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फिनोमिना है वो आपका साथ देना छोड़ देंगे, यानी कि जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाएगी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, हम किसकी हेल्प लेंगे? वी टेक द हेल्प ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऐसे ही कुछ फिनोमिना निकल के आई, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। 3 ये फिनोमिना जो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये भैया ऐसे फिनोमिना है जिनको अगर हम, और ऐसे ही बोर एटॉमिक थ्योरी भी है, बोर एटॉमिक मॉडल भी है, ये जो फिनोमिना है इनको अगर आप क्लासिकल अप्रोच से एक्सप्लेन करेंगे तो जो रिजल्ट्स है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और जो क्लासिकल थ्योरी के कंसेप्ट है वो आपस में मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए अपन किसकी हेल्प लेते हैं? हम लेते हैं क्वांटम फिजिक्स की हेल्प, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जाम में बेसिक सा क्वेश्चन आता है, उसी पे डिस्कशन करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब, अगर मैं एमिशन के बारे में बात करूं तो फोटो एमिशन मतलब अगर किसी मेटल सरफेस पे आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, जैसे देख लो ये मेटल सरफेस है आपका प्यारा सा, है ना, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो बात मानते ही हो। तो अगर यहाँ से ये देखो 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 ऐसे ही क्या आया, ये रेडिएशन आया, तो ये रेडिएशन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेम में पड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अब क्या बारी है? इसको भगा के ले जाने की, ठीक है। रेडिएशन आया, इस दोनों का प्रेम संबंध यहाँ पे स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? अब यहाँ से इसके साथ भाग गई, ठीक है। लड़की घर छोड़ के जाने वाली है। तो देखो भाई, ये एच न्यू एनर्जी लेके आया था, एच न्यू एनर्जी का इसने इतना हिस्सा इससे बाहर निकालने में खर्च किया, यानी कि वर्क किया, इसको इजेक्ट करने में बाहर किया। फिर जो बची हुई एनर्जी है एच न्यू का जो बचा हुआ पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जो फोटो करंट है ना, फोटो करंट और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि फोटो करंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, जो रेडिएशन भैया इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो करेगी वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा टर्म दिख रहा है आपको, न्यू जीरो। न्यू जीरो का नाम है, क्या नाम है इसका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप लिखते जाइएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? उस फ्रीक्वेंसी को जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो है तो पक्का 100% लिख के ले लो, फोटोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, भले ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बाद में जीरो हो जाए, पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पक्का होगा, सरफेस से निकल जाएगा वो, भले ही बाद में छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी ही होगी। तो कुछ रिजल्ट्स आपको मिले, उनको मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो, इसमें पहली बात तो ये ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन इस इक्वेशन से पूछ लिए जाते हैं, है ना। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो जो आपने चीज़ पढ़ ली है उससे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन है इससे पूछ लेता है।
देखो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत आवश्यक है बच्चों, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही पढ़ना है आपको। ऐसे पढ़ने के लिए तो दुनिया में ढेरों चीज़ें हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, ऐसे ही तो मतलब अगर आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तब तो बहुत डिटेल में इन डेप्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही 2-2 दिन पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। अब इसमें कुछ कर्व आपको ध्यान रखने हैं। एक कर्व ये ध्यान रखना है, देखो अगर मैं फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, एक्चुअली क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम ईबी भी लिख सकते हैं, और वी क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल प्लेट ए लेते हैं, यहाँ पे मेटल प्लेट बी लेते हैं। अगर बी को नेगेटिव चार्ज दिया है, ए पे फोटोन गिर रहे हैं, ऐसा सोचो, एच न्यू एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के किसकी ओर जाएंगे, बी की ओर। तो बी पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बी पे ऑलरेडी भैया कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इनको स्टॉप करेगा। तो एक टर्म निकल के आया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप कहोगे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो कि इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक होता है, द नेगेटिव पोटेंशियल विच स्टॉप द इनकमिंग फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर फोटो करंट इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो फोटो करंट जीरो हो जाएगी। तो देखा ही गया है कि जो फोटो करंट है ना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है सीधे सीधे। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने इक्वेशन से देखा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगी, एच न्यू पे। भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है मेरे बच्चों, एच न्यू पे डिपेंड कर रही है। और एच न्यू में एच तो कांस्टेंट है तो न्यू वेरिएबल है, तो ये न्यू इधर से आए, तो इसका मतलब है इनको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ये किस पे हो गया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट हो गया कुल मिला के, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ एक कर्व खींचूं 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो आपको कर्व कुछ ऐसे मिलेंगे, देखो ये। इसको कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब क्यों, क्योंकि ये जो फोटो करंट है ये फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगी नहीं, फोटो करंट तो किस पे डिपेंड करती है, अभी बताया था, इंटेंसिटी पे। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ कांस्टेंट हो जाएगी तीनों के लिए। बट ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है भाई, ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी है, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है। तीनों के लिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, तीनों के लिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, V1 है, V2 है, और कितनी है, V3 है। और यहाँ से देखो V3 बड़ा होगा किससे, V2 से, V2 बड़ा है V1 से, तो न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1। सेम रेशियो यहाँ पे भी फॉलो होगा, सेम कहानी यहाँ पे भी फॉलो होगी जो कि पहले ऑलरेडी हमारी चल रही है। तो एक ग्राफ ये है इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसी का वेरिएशन, फोटो करंट का वेरिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ एट डिफरेंट इंटेंसिटी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। ये देखो, ये I1 इंटेंसिटी है, I2 इंटेंसिटी है, I3 इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग फोटो करंट सबसे कम है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए और ज़्यादा है। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, जबकि इंटेंसिटी और जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल उनका कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है। तो 3 ग्राफ हमने ड्रॉ किए, इन तीनों ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इनसे क्वेश्चन बनवा सकते हैं, ठीक है। इन ग्राफों की हेल्प से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उनको ईजिली आंसर कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ग्राफ। ऐसे ही एक जो ग्राफ है ना, एक जो ग्राफ है हमारे पास वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अगर मैं ई भी लिखूँ तो V इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू जीरो, तो ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ खींचूँ तो ऐसा कुछ आएगा। ये तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है भाई मेरे, ये
एच अपॉन ई इंटू न्यू जीरो, यानी कि माइनस का यहाँ पे कट किया। ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, ये एक्सेस है। इसका जो स्लोप है ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच अपॉन ई को, ठीक है। इसका जो स्लोप है हमारा, ये कर्व जो है, इस कर्व को देखो, इसका जो स्लोप है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, एच अपॉन ई की वैल्यू को। तो निकल गए दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, ऑल द ग्राफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये हमेशा ही ग्राफ मतलब ठीक ठाक रहते हैं। जब भी आप एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको क्वांटम थ्योरी पढ़नी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो अलग चीज़ है। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो मैं कुछ एक्सप्लेनरी पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे जब भी फोटोन है ना, जब भी फोटोन क्या करता है, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करता है ना। ऐसा नहीं कि फोटोन इंसिडेंट हुआ और कुछ समय लगाएगा फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ऐसा नहीं। ये एक वन शॉट इवेंट है। तो आपका एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इंसिडेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, यानी कि पार्टिकल नेचर शो करता है। तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को बिल्कुल प्रूफ करता है, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। दूसरा क्या बताया मैंने, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है सर। कॉम्पटन इफेक्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये भी हमारा पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करेगा, ये भी रेडिएशन के, है ना। जो कॉम्पटन इफेक्ट लिखा है मैंने, तो रेडिएशन के कौन से नेचर को सपोर्ट करेगा, पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट करेगा। ये क्या कहता है कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में है, यहाँ से एक फोटोन आया, गामा फोटोन, एक्सरे फोटोन, कुछ भी, तो इसे टकराने के बाद मान लो फोटोन इधर को चले गया एच न्यू डैश फ्रीक्वेंसी से, इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एच न्यू थी, तो स्कैटर्ड फोटोन है, क्या है ये, स्कैटर्ड फोटोन है। और यहाँ को कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल फाई है, इसको रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहीं अगर पूछे तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा, और जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है और बच्चों जो स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है लैम्डा डैश जो होता है ग्रेटर देन लैम्डा होता है। इसी इफेक्ट को, द स्कैटर्ड फोटोन हैव अ ग्रेटर वेवलेंथ एज कंपेयर टू द इंसिडेंट, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, और इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसका क्या नाम है मेरे भाई, इसका नाम है कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा का। तो हमें सवाल में ये पूछा जाता है। एक्चुअली आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक, कोलिजन हो रहा है इलास्टिक, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो आपको जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है, ये है स्कैटरिंग एंगल एच अपॉन एम इंटू सी, 1 माइनस क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा, और ये जो टर्म है एच अपॉन एम इंटू सी, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, है ना। इसको कहते हैं लैम्डा सी, यानी कि इस टर्म का नाम क्या है, कॉम्पटन वेवलेंथ है। और ये थीटा स्कैटरिंग है। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो उस वक्त मैक्सिमम, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होता है। जब थीटा इक्वल टू क्या हो, तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट पूछे तो H/2H अपॉन एम इंटू सी लिखेंगे, तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो ये है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। क्या समझे, समझ गए कि जब भी एक फोटोन चलता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, उससे टकराता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ और इंसिडेंट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए थी। इसने क्या किया, कुछ एनर्जी इसको दे दी, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि यू कैन से एच न्यू डैश इज लेस देन एच न्यू। एच न्यू डैश क्या होगी, एच न्यू से छोटी होगी, तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एनर्जी ट्रांसफर केवल पार्टिकल कंडीशन में हो सकती है। तो ये एक अनदर फिनोमिना है जो कि भैया मेरे किस चीज़ को फॉलो करता है, क्वांटम मैकेनिक्स का सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर का सपोर्ट करता है। तो यार ये पॉइंट कहीं भी मिस हो रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टूड, कुछ भी नहीं आ रहा है पूछ लो
कॉम्पटन शिफ्ट से यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट के लिए। तो वन शॉट है तो थोड़ा सा चीज़ें तेज चल रही है, प्रूफ में नहीं चल रही है, अदरवाइज कॉम्पटन शिफ्ट पूरा एक लेक्चर लेता है हमारा, आधे 1 घंटे का, जो भी आप टाइम लेना चाहें उसको। तो फिर होती है, फिर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे डी ब्रोगली, है ना, आई थिंक सही, जब डबल जी होता है यार, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछेगा। तो यार डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल, हाई स्पीड मूविंग माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई हाई स्पीड मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज अ वेव, है ना। तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं, जिसको डी ब्रोगली वेव या हम क्या कहते हैं, मैटर वेव के नाम से जानते हैं, समझते हैं। तो ये क्या कहता है, देखिए व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेव क्या है अपने आप में। तो इस कोई भी मटेरियलिक पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ वेव एसोसिएट है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो इसकी वेवलेंथ होगी वो लैम्डा इक्वल टू क्या होगी, h/p होगी। p अगर पार्टिकल के लिए देखें तो m/v लिख सकते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल फोटोन के लिए अगर देखें, है ना, फोटोन की जो p होता है वो E/c होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, फॉर चार्ज देखें, चार्ज पार्टिकल कोई भी मान लो, तो उसके लिए लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू उसकी काइनेटिक एनर्जी, और भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, EV लिख सकते हैं या QV लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगभग आ जाएगा 12.2/√v एंगस्ट्रम, वैल्यू रखो इतना आ जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे जब हम। वैसे चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब मान लो कोई थर्मल पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन है जैसे, या कोई गैसियस पार्टिकल है, तो उसके लिए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, और उसके लिए क्या होगा देखो, है ना। तो थर्मली जो कोई पार्टिकल हो तो उसके लिए क्या होगा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12mv² या p²/2m इसको जनरली कहते हैं। तो ये 3/2 kT होती है अगर 3 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये kT होती है बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशन की। ये kT/2 होती है अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 डायमेंशन की। आपका पार्टिकल 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, उस चीज़ का यहाँ पे बहुत खासा फर्क पड़ता है। तो यहाँ से P निकाला तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन कितना आ जाएगा, √3m kT, या इसका यूज कर लो, P निकालो या इसका यूज कर लो। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है अगर आप थर्मल पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन पे अप्रोच ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए चीज़ें आपको थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे लग रही होंगी। अब देखिए यहीं से अगर एक मूविंग वेव की इक्वेशन देखें तो क्या होती है, a sin ω/t माइनस kx तरीके की कुछ वेव होती है। अगर किसी मूविंग वेव के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई वेव जो है ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तो भाई उसकी इक्वेशन a sin ω/t माइनस kx होती है। एवरी वन ऑफ यू नो दैट। तो ये जो ω/t माइनस kx है ना प्यारो, ये क्या है, ये फेज है और ये होता है कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये फेज है और ये कांस्टेंट होता है। इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा माइनस kx dx/dt बराबर 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से तुम्हें ये पता चला कि dx/dt की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ω/k हो गई। तो इसको कहते हैं फेज वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी, नहीं सॉरी वेव वेलोसिटी, पार्टिकल नहीं वेव वेलोसिटी। ये क्या है समझ रहे हैं, ये है वेव की वेलोसिटी। जब भी कोई वेव मटीरियलिक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, आगे को ट्रैवल करेगी, तो उसकी वेलोसिटी है। अब एक काम करो, h/ω/h/k कर दो, h/ω/h/k। तो h/ω क्या होता है,
ई, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है, और ये पी होता है, तो ई अपॉन पी भी लिख सकते हैं इसको, या इक्वल टू वी इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा लिखा जा सकता है, के की वैल्यू 2π/λ रख के, ठीक। तो ये होती है फेज वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी, है ना, वेव वेलोसिटी जिसको आप कहते हो, ठीक। इसको हम कहेंगे नाम वेव वेलोसिटी। दूसरा होता है मेरे भाई ग्रुप वेलोसिटी, दूसरी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो एक्चुअली किसी वेव के साथ किसी पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होती है, किसी भी पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है। तो जब भी किसी पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगी तो उसकी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी। तो मान लो y1 इक्वल टू a sin ω1t और y2 इक्वल टू a2 sin ω t माइनस k2x है, तो vg इक्वल टू क्या होगा, ω2 माइनस ω1 अपॉन k2 माइनस k1, ऐसा। या इसको हम कह सकते हैं डी ओमेगा बटे डी ओमेगा बाई क्या कह सकते हैं भाई, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के कह सकते हैं, है ना। डी ओमेगा अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी के लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आ गई आपकी, ये निकल के आ गई हमारी ग्रुप वेलोसिटी, है ना। ये क्या निकल के आई, ग्रुप वेलोसिटी। तो अब अगर रिलेशन चाहिए तो वी जी इक्वल टू डी बाई डी के लिखो, ओमेगा की वैल्यू कहीं दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है, के वी पी रख दो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के, ठीक। ये रिलेशन आ गया। अगर तुम के इक्वल टू 2π/λ रखोगे तो वी जी इक्वल टू आ जाएगा वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है रिलेशन निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से आए, ठीक है। अगर हमारा मीडियम, ठीक है, नॉन डिस्पर्जिव है तो वी पी इक्वल टू वी जी आएगा। अगर डिस्पर्जिव मीडियम है तो वी पी और वी जी बराबर नहीं होंगे। अगर नॉर्मल डिस्पर्जन है तो वी पी इज ग्रेटर देन वी जी, अगर एनामोलस डिस्पर्जन है तो वी जी इज ग्रेटर देन वी पी। कभी अगर क्वेश्चन पूछे प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखना, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर 1 की कहानी समझा रहा हूँ, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स बता रहा हूँ। इसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगी, श्रोडिंगर ड्राग नोटिफिकेशन, है ना, श्रोडिंगर यूज होगा, ड्राग नोटिफिकेशन यूज होगा, और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है वो, अगर आपके एमएससी एंट्रेंस और आईआईटी जेईई के सिलेबस के बारे में बात करें, बेसिक समझ लो, 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन वो श्रोडिंगर वाले से या ड्राग नोटिफिकेशन से, या उसके बाद जो हमारा अपना चैप्टर चलता है पोटेंशियल प्रॉब्लम, उनसे पूछा जाता है। तो ये बेसिक फंडे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो मैंने आपको ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी बताया, और जो हमारा ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ठीक है बाबू। ये पढ़िएगा, कल नया लेक्चर अपलोड होगा। वीडियो देखो तो 3 काम कर देना कि वीडियो जब भी देखें तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट जो मॉडर्न है, मॉडर्न के बाद आपको किस चीज़ का 1 शॉट लेक्चर रिक्वायर्ड है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।